हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सीयू कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 6 पढ़ा रहे हैं, जिसमें से हम एल्युमिनियम का निष्कर्षण और एल्युमिनियम का शोधन वगैरह सब कुछ समझा दिए हैं। और आज का वीडियो है कापर से संबंधित, कापर अर्थात तांबा, इसका सामान्य परिचय चर्चा करेंगे। इसके बाद इसका निष्कर्षण देखेंगे, जैसे सांद्रण क्या होता है, भर्जन क्रिया क्या होती है, प्रगलन क्या है, निस्तापन क्या है, तो क्रम से बताएंगे। तो आज का लेक्चर जो है कापर से संबंधित है। पूरा बेसिक चीज़ लेकर चलता हूं, क्योंकि इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो आप लोग इसके जो अयस्क हैं, है ना, इसके छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको भी तैयार करते चलोगे। तो वीडियो को अंत तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कापर का संकेत होता है स्टूडेंट Cu, है ना। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि देखा जाए तो 2 8 18 फिर 1 होता है, क्योंकि 29 है तो 2 8 2 10, ठीक है। और 10 18 कितना हो जाएगा, 28 और 1 29। इसका जो आप लोगों को पता होगा कि अपवाद के सिद्धांत के अनुसार कापर और क्रोमियम अपवाद होता है। अर्थात जैसे यहाँ पर देखा जाए तो 3D9 न भरकर 3D10 भरा जाता है, और यहाँ पर 4s2 न भरकर 4s1 भरा जाता है। इसका कारण भी होता है कि कोई भी कक्षक अर्धपूर्ण हो या तो पूर्ण भरा हो स्टूडेंट, तो अधिक स्थायी होता है। तो यहाँ पर जो 3D10 है, इसमें पूर्ण जब इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो ये अधिक स्थायी होता है। तो अधिक स्थायित्व को धारण करने के लिए 4s से इलेक्ट्रॉन एक क्या करता है, ले लेता है और 3D10 हो जाता है। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3D10 3 यहाँ पर स्टूडेंट इसको काट दें, 3D10 है और 4s1 हो गया, ठीक है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3D10 4s1 हो गया। क्लियर। तो इसका हो गया आपका क्या, अपवाद के अनुसार इलेक्ट्रॉन विन्यास। ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो ये 2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +1 और +2, Q+Q+, ठीक है ना। +1 +2 ध्यान रखिएगा, क्या क्या, +1 और +2। परमाणु द्रव्यमान तो 63.55, लगभग ये स्टूडेंट कितना मान के चलते हैं, 64 मान के चलते हैं। अब इसमें कुछ प्रमुख जो आपके पास कापर के जो अयस्क हैं इनको याद करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि मैलेकाइट किसका अयस्क है, फिर वहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि कापर का अयस्क है, ठीक। तो पहला है क्यूप्राइट Cu2O। यहां से क्वेश्चन ऐसे आएगा, यदि क्वेश्चन आ गया कि रूबी कापर, क्या स्टूडेंट रूबी कापर किसका अयस्क है, तो आपको वहां पर तांबा का अयस्क या कापर का अयस्क याद रखना पड़ेगा। तो रूबी कापर फार्मूला Cu2O, ठीक है। कापर ग्लांस Cu2S, ठीक है। कापर पायराइट CuFeS2 या Cu2S Fe2S3, इसको आप याद करो, CuFeS2। क्लियर। कैपिटल F होता है क्योंकि आयरन होता है यहाँ पे। अगला मैलेकाइट CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। तो ये आप मुख्य रूप से क्यूप्राइट का याद कर लो, कापर ग्लांस और कापर पायराइट मैलेकाइट, 4 याद कर लो। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि मैलेकाइट किसका अयस्क है, तो आप क्या बताओगे, कापर का अयस्क है। किसका अयस्क है स्टूडेंट, कापर का अयस्क। कापर ग्लांस किसका है, तो कापर का है। क्यूप्राइट किसका है, कापर का है, ठीक है। मैलेकाइट, कापर पायराइट, ये सारे के सारे किसके हैं, कापर के। तो यहां से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनकी उपस्थिति के बारे में बात किया जाए तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये प्रकृति में मुक्त और संयुक्त अवस्था में, दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त मतलब खुले, जैसे स्वतंत्र हैं, है ना। और जैसे संयुक्त का मतलब है किसी का यौगिक के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक चट्टान है, चट्टान के साथ पत्थरों के साथ ये संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कि उनको संयुक्त रूप में फिर अलग से हम अभी प्रयोगी विधि बताएंगे कि कैसे चट्टान से अलग करेंगे। तो जब विभिन्न प्रकार के यौगिकों के साथ ये मिले रहते हैं तो संयुक्त अवस्था कहलाते हैं। लेकिन जब मुक्त, जैसे कहीं भी मुक्त अवस्था में, यानी सिंगल कापर है, उसको हम किसी भी विद्युत अपघटनी विधि से अलग कर लें तो वो सिंगल अवस्था में कहलाता है। तो मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब सिंगल भी और किसी दूसरे के साथ जुड़कर भी। जैसे यहाँ पर देखिए अयस्क है ना, ये संयुक्त अवस्था पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आयरन है, सल्फाइड है, तो ये सारी चीजें जुड़ करके जब उपस्थित होते हैं तो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अच्छा, मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो मैक्सिको, चिली, सोवियत संघ, है ना, अमेरिका में भी पाया जाता है, सुपीरियर झील। तो ये छोटी छोटी जानकारी जिनको आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, जो मुख्य रूप से है वो आपको बता दिया गया। चलिए अब निष्कर्षण पढ़ना है कि निष्कर्षण कैसे करना, पूरा चीज डिटेल बता रहा हूं। इसमें निष्कर्षण बताऊंगा, सांद्रण और भर्जन, 3 टॉपिक अभी और करना है, ठीक है। तो चलते चलो,
मुक्त कापर से कैसे इसका निष्कर्षण करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए मुक्त कापर किसी चट्टान में है, अब उस चट्टान से हमको कापर को अलग करना, तो करते क्या है कि चट्टान पे एक खाई बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? एक चट्टान पे एक खाई बनाते हैं और उस खाई पर कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन भर देते हैं। उस खाई पर कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन भर देते हैं और इसके बाद उस पर एक शुद्ध कॉपर की छड़ डुबा देते हैं, जो कि कैथोड की भांति काम करता है और जो चट्टान होता है एनोड की भांति काम करने लगता है। और इस प्रकार से जो चट्टान होता है वहां से जो कॉपर है मुक्त अवस्था में प्राप्त होने लगता है, जिसको हम फिर अलग कर लेते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया हूं, देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये चट्टान है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चट्टान है ये, ठीक है। ये क्या है? चट्टान है, पूरा चट्टान है ये। अब इसमें छोटा सा खाई बना दिया गया और खाई में कॉपर सल्फेट का विलयन, किसका विलयन स्टूडेंट? कॉपर सल्फेट, CuSO4, ठीक है। कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया गया। अब इसमें एक आपका छड़ लगा है ना, कॉपर का ही छड़ रहता है, जो कि किसका काम करता है? कैथोड का काम करता है। और जो चट्टान है वो एनोड का काम करता है और इसमें से फिर ये एनोड से अर्थात चट्टान से मुक्त अवस्था में कॉपर प्राप्त होता है, जिसे अलग कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर मुक्त अवस्था में कॉपर चट्टानों के रूप में पाया जाता है। इन चट्टानों के चारों ओर खाई बनाकर कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं और विलयन में डूबी शुष्क कॉपर छड़ कैथोड का काम तथा कॉपर का चट्टान एनोड का कार्य करता है और चट्टान से कॉपर घुल करके कैथोड पर जमा हो जाती है, जिसे मुक्त कर लेते हैं। तो ये निष्कर्षण है कि जैसे किसी चट्टान में पाया गया तो उसे हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो चट्टान पे एक खाई बना दो, ये चट्टान के चारों ओर कॉपर सल्फेट भर दो और उसमें क्या लगा दो? कैथोड लगा दो। और तो ये चट्टान होता है एनोड का काम करता है और जो कैथोड होता है और तो कैथोड यानी प्लस धनात्मक का काम करता है। इस प्रकार से जो एनोड से कॉपर मुक्त होता है वो कैथोड पर जमा होते जाता है और उससे हम क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। तो मुक्त अवस्था में कॉपर पायराइट मुक्त अवस्था में कॉपर को हम इस प्रकार से चट्टान से प्राप्त कर सकते हैं। ये निष्कर्षण है। जिसे संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा, जैसे कॉपर पायराइट अयस्क है CuFeS2, इसकी एक लंबी प्रोसेस होती है। इसको अपन एक विद्युत अपघटनी सेल लेते हैं, उसमें फिर हम इसको मिलाते हैं, है ना। इसमें से 90% लगभग कॉपर प्राप्त होता है। तो कई प्रक्रम चलाते हैं उसमें, तब हमें क्या होता है? कॉपर प्राप्त होता है। तो कॉपर पायराइट के लिए यहाँ पर सबसे पहले करना क्या होता है उसका सिस्टम बताता हूँ। सांद्रण भर्जन पढ़ाऊंगा। सांद्रण में होता क्या है कि अयस्क को लेते हैं, जैसे मिश्रित अयस्क है CuFeS2 है ना, कॉपर पायराइट CuFeS2 है। क्या है? CuFeS2। उसको क्या करते हैं? अयस्क को महीन चूर्ण के रूप में पीस लेते हैं और पानी की एक आयताकार टंकी में तारपीन या चिड़ का तेल मिला देते हैं। मतलब एक टंकी पे लेते हैं, एक पात्र लेते हैं जिसमें पानी भरा हो और आयताकार वो पात्र होता है जिसमें पानी के साथ साथ तारपीन का या चिड़ का तेल लेते हैं, ठीक है। तथा हवा की प्रबल धारा भेजते हैं, जिससे शुद्ध अयस्क झाग के साथ ऊपर तैरने लगता है, जिसे अलग कर लिया जाता है। इसे अशुद्धियां तली पर बैठ जाती है, जिससे अशुद्धियां तली पर बैठ जाती है। अब देखिए ये है क्या? झाग उत्प्लावन विधि। झाग उत्प्लावन विधि में क्या होता है? जिसका भी हमको निष्कर्षण करना होता है उसको क्या करते हैं? पानी में मिलाकर या कि तेल, तारपीन का तेल या चिड़ का तेल ले लेते हैं, फिर उसमें तेजी से जो हवा का है प्रबल धारा भेजते हैं, जिससे उसमें झाग उत्पन्न होता है। तो झाग उत्पन्न होने से शुद्ध जो है अयस्क है वो झाग बन जाता है और जो अशुद्धियां होती है वो तली पर बैठ जाती है। तो सांद्रण अपन झाग उत्प्लावन विधि से करते हैं। किससे करते हैं? झाग उत्प्लावन विधि या फेन उत्प्लावन विधि में। इसमें कुछ नहीं करना है, अयस्क को पीस करके पानी के पात्र में डाल देते हैं। पानी की आयताकार टंकी, मतलब उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें क्या मिलाते हैं? तारपीन या चिड़ का तेल मिला देते हैं। फिर प्रबल धारा प्रवाहित करते हैं, किसकी? हवा की। तो झाग बनने लगता है। क्या बनने लगता है? झाग। और झाग होता है जो अशुद्ध अवस्था में होता है, जिसे अलग कर लेते हैं और अशुद्धियां जो होती तली पे बैठ जाती है। तो ये हो गया सांद्रण। लेकिन भर्जन कैसे करते हैं? तो भर्जन देखिए, जो आपका सांद्रण से प्राप्त अयस्क हुआ तो एक उथले तल की परावर्तनी भट्ठी लेते हैं। उथले तल की परावर्तनी भट्ठी, ये आप देख पा रहे हैं, ये उथले तल की परावर्तनी भट्ठी है। इसमें अपन क्या करते हैं कि सांद्रित अयस्क को लेते हैं। यहां पर देख सकते हैं जो अयस्क है, यहाँ पे सांद्रित अयस्क को लेते हैं और इस पे लगा हुआ एक अंगीठी के माध्यम से क्या करते हैं? वायुधारा, गर्म वायुधारा प्रवाहित करते हैं। ये गर्म वायुधारा। अब गर्म वायुधारा प्रवाहित करने से
इसमें जो उपस्थित सल्फर है उस सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है। आर्सेनिक और एंटीमनी की अशुद्धियां जो होती हैं वाष्प बनकर उड़ जाती हैं। और कॉपर पायराइट जो अयस्क होता है कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड के मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कॉपर जो आपका है वो पायराइट अयस्क कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसका फिर अपन क्या करते हैं, प्रगलन करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रगलन करते हैं, फिर बेसिमरीकरण करते हैं। तो प्रगलन और बेसिमरीकरण अगले स्टेप में आपको समझाने वाला हूं। तो क्या करते हैं कि ये एक उथले तल की भट्ठी लेते हैं, उथले तल की भट्ठी, ठीक है, यानी तल क्या होता है, उथला हुआ रहता है। और उथले तल की भट्टी में क्या करते हैं, अयस्कों को लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अयस्क को लिए, यहाँ पर अयस्क लिए, और बाजू में लगाओ अंगीठी होता है स्टूडेंट, अंगीठी के माध्यम से हम ईंधन को जलाते हैं, यहाँ से गर्म वायु भेजते हैं। गर्म वायु भेजने से इसमें निम्नलिखित क्रियाएं होती है। जो अयस्क में सल्फर होता है, क्या होता है, सल्फर, वो सल्फर डाइऑक्साइड बनकर है ना बदल जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आर्सेनिक होता है, क्या, आर्सेनिक और एंटीमनी, आर्सेनिक एंटीमनी ये वाष्प बन करके है ना वाष्पित हो जाता है, उड़ जाता है। और इसमें जो अयस्क होता है यानी कॉपर पायराइट का जो अयस्क है कॉपर है, वो किस में बदल जाता है, तो एक तो सल्फाइड अयस्क अर्थात आयरन सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है, और एक कॉपर सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम अलग कर लेते हैं। और इन्हीं का फिर हम क्या करते हैं, हम प्रगलन कराते हैं, और प्रगलन कराने के बाद बेसिमरीकरण कराते हैं। इसके बाद शोधन भी करते हैं विद्युत अपघटनी विधि से। तो 3-4 स्टेप होता है। पहला स्टेप आपने कर लिया सांद्रण, दूसरा भर्जन, फिर तीसरा रहेगा प्रगलन, फिर बेसिमरीकरण, फिर आपका विद्युत अपघटनी विधि। तो इस प्रकार से आज का जो टॉपिक था कॉपर का समान परिचय और मुख्य रूप से सांद्रण भर्जन, है ना। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखा हुआ है पूरा, और इसको आगे भी लिखा हुआ है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, छोटा सा वीडियो है, और चैप्टर 6 जल्द से जल्द कंप्लीट करा दिया जाएगा, और आगे के भी कोर्स आपको कराएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बस मेहनत करते चलो। तो मिलते हैं स्टूडेंट फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।